हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 28 अगस्त मंडे को काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए थे, लेकिन हम लोगों ने कट करके जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो कवर कर लिए हैं और एक दो आर्टिकल जो छूट गए हैं वो हम संडे को कवर कर लेंगे जैसे लास्ट वीक किए थे। उसके बाद जो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के हैं वो टोटल 4 आर्टिकल आज डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है हिमालय ब्लंडर दैट आर रिविजिंग द हिमालयस। यह आर्टिकल आपके जो है GS 1 और 3 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के आस्पेक्ट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो अलग से डिस्कस किया हूँ मैंने। उसके अलावा अंडर सी टनल के बारे में बात की गई है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। एक आर्टिकल हिंदू का ये भी है, स्टेट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटी की जो स्कॉलरशिप है वो अभी कम कर दी गई है, उस पर आर्टिकल आया हुआ है, वो एक्सप्लेनर में है हिंदू में, उसमें बात की है। और इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल है जो कि एक्सप्लेन पेज में आया है, वो है बेसिकली डेंगू वैक्सीन का जो स्टेटस रिपोर्ट है उसके बारे में, क्या स्टेटस है डेंगू वैक्सीन का, अभी किस स्टेज पे आ गई है उसके बारे में बात किया है। वो लास्ट आर्टिकल जो बेसिकली आपका प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, डेंगू वाला प्री एस्पेक्ट से जो है हम उसको पढ़ेंगे। उसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को। हमारा आज का जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है हिमालयन ब्लंडर्स दैट आर रेवेजिंग द हिमालयास। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है GS 3 के पर्सपेक्टिव से मेंस के लिए। द हिंदू में ये आर्टिकल आया हुआ है और मेंस के पर्सपेक्टिव से लैंडस्लाइड में आपके जो है आंसर्स में इसको यूज़ किया जा सकता है। जो आर्टिकल का कंटेंट है फ्लड में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा GS 1 में भी आ सकता है। हिमालय इकोसिस्टम के बारे में, किस तरीके से एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है इको फ्रेजाइल रीजन हिमालय में, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन आएगा। तो आप इसमें काफ़ी सारा कंटेंट है जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही पोइटिक वे में लिखा है और उसको आप हूबहू कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने ऐसे के पेपर में जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं और ऐसा ही एक अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अगर आप याद कर सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। शुरुआत करते हैं अब आर्टिकल से। वंडर स्ट्रक बाय द ब्यूटी एंड द मैग्निफिसेंस ऑफ द हिमालय, एन एंशियंट संस्कृत पोइट रोट, इन 1000 एजेस ऑफ द गॉड आई कुड नॉट टेल यू द ग्लोरीज ऑफ द हिमालय। तो हिमालय इतना भव्य और इतना सुंदर है कि उसको देखकर एक प्राचीन कवि ने लिखा था कि देवताओं के 1000 युगों में भी मैं इस हिमालय की गौरवता को नहीं बता सकता। ये इतना सुंदर है, इतना भव्य है। ठीक है। द स्नो कवर्ड पीक्स दो इंक्रीजिंगली डिमिनिशिंग में स्टिल अवेकन द पोएट इन अस। जो स्नो पीक्स हैं जिसमें स्नो जो है गिर रहा है, जो स्नो की चादर ढकी हुई है, बेसिकली बर्फ़ की शिखर में जो चादर ढकी हुई है, वो चादर ढकी हुई चादर को देख करके किसी भी इंसान के अंदर का पोएट जाग सकता है। हालांकि जो स्नो कवर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ जो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप असली पिक्चर की बात करें, बट द बैरननेस ऑफ द हिल्स बिलो टेल अस द रियल स्टोरी। जो बंजरता है ज़मीन भूमि के अंदर की, वो हमें असली पिक्चर बताता है हमारे इकोसिस्टम जो हिमालय इकोसिस्टम के बारे में है। टुडे the repeated tragedies of bridges, road and building being swept by the raging river in the hill state of Uttarakhand and Himachal Pradesh epitomize a flawed development paradigm institutionalized in a eco-fragile region। आज के समय में जो ट्रेजिडीज़ हो रही हैं, जैसे कि ब्रिजेस, रोड और बिल्डिंग कितनी तेज़ी से जो है बह जा रही है नदियों की तीव्रता से। जो नदी अभी रिसेंटली मणिकरण का ब्रिज जो है, जो कि आपको पता होगा मणिकरण का ब्रिज कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण का ब्रिज इस तरीके से बहा गया कि जो है वो देखने ही बनता था। ऐसे हज़ारों ब्रिजेस, रोड्स और बिल्डिंगें बह गई है नदी की तीव्रता से। ठीक है। जो कि हमारे को बताता है कि जो हमारा डेवलपमेंट मॉडल है वो कितना फ्लॉड है, कितना अनसस्टेनेबल है और कितना ख़राब है, जिसे बदलने की कितनी आवश्यकता है। ब्लॉक्ड रोड्स आफ्टर अ लैंडस्लाइड एट चमोली, सिंकिंग इन जोशीमठ इन उत्तराखंड, रोड केविंग इन चंबा इन हिमाचल, एक्सीडेंट ऑन चारधाम रूट एंड डेथ ऑन ऑल वेदर रोड, रिपोर्ट्स दैट हैव बिकम एवरीडे न्यूज़ फ्रॉम अ देवभूमि। इस देवभूमि की ज़मीन पर हर दिन एक ना एक ऐसी रिपोर्ट आ रही है, जैसे कि ब्लॉक हो जा रही है रोड लैंडस्लाइड के बाद चमोली में, सिंक हो रहा है जोशीमठ में जो कि उत्तराखंड में है, चंबा के जो है जो ज़मीन है वो धीरे धीरे ढह रही है, और एक्सीडेंट चारधाम के रूट पे रोज़ाना हमें पता चल रहे हैं कि हज़ारों लोगों की मौत हो रही है जो ज़मीन है उनके ऊपर अंदर धंस जाने से। तो इस तरीके से कई सारी ट्रेजेडीज़ और रिसेंटली जो न्यूज़ आ रही है ये देवभूमि की ज़मीन से, वो बहुत
परेशानी क्रिएट करने वाली है, बहुत परेशानी दिखाने वाली है कि कितना हम लोगों का जो डेवलपमेंट मॉडल है कितना फ्लॉड है, कितना अनसस्टेनेबल है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था और बहुत ही पोइटिक वे में लिखा हुआ है, आप लोगों को समझाने के पर्पज़ से था। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम शुरू करते हैं अपना बेसिकली जो क्या रीज़न्स हैं, अपना जो मेन आर्टिकल है हिमालय का रीज़न क्या है डिग्रेडेशन, एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन होने का। तो सबसे पहला रीज़न है डिफॉरेस्टेशन। मेन रीज़न क्या है डिफॉरेस्टेशन, और उसी के साथ सॉइल इरोजन हो रही है और लैंडस्लाइड हो रही है। जब डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हो जाएगी तो जो फॉरेस्ट होती है बेसिकली ट्रीज़ जो होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, और जब पानी आता है तो वो सॉइल पकड़ने के कारण बहती नहीं है और इरोजन नहीं होता है, मृदा अपरदन नहीं हो रहा है, कटती नहीं है जो हमारी सॉइल है। और फिर सॉइल इरोजन नहीं होता है तो लैंडस्लाइड होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी ही एक ग्रेविटी काम कर रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पेड़ पकड़ के रखते हैं ज़मीन को। लेकिन कटिंग ऑफ फॉरेस्ट के कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन बढ़ जाता है और लैंडस्लाइड या फिर फ्लड होना बहुत ही कॉमन जो है चीज़ें हो जाती है, जैसे ग्लेशियल फ्लड्स हो गए, ये सब बहुत कॉमन फेनोमेना बन जाती है। जैसे कि हमने अभी देख रहे हैं मानसून में क्या हालत हो रखी है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ कितना ज़्यादा फ्लड आ रहा है, कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, कितने लोगों की जान जा चुकी है। तो शुरुआत में बेसिकली इसके कई सारे रीज़न हैं। जो आर्टिकल फोकस किया है वो डिफॉरेस्टेशन से शुरुआत करेंगे। वो किस पे किया है, माइनिंग एक्टिविटी। डिफॉरेस्टेशन कैसे हो सकता है, तो माइनिंग एक्टिविटी करेंगे तो हमें पेड़ काटना पड़ेगा, या फिर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाएंगे। जनरली हम जो रिवर्स हैं उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना रहे हैं ताकि बिजली बनाई जा सके, डैम बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ताकि बाढ़ का जो पानी है उसे रोक बचाया जा सके लोगों को बाढ़ से। और तीसरा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी रिसेंटली फेनोमेना हो रही है टूरिज़्म के पर्पज़ से, ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़ से, या इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से, और स्ट्रेटेजिक कारणों से भी, जैसे कि जो रोड बन रही है बॉर्डर रोड एरिया में ताकि मोबिलाइजेशन ईजी हो सके। तो ये 4 कारणों से इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। और बेसिकली जो इस आर्टिकल में बात की गई है वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड 4 धाम प्रोजेक्ट की बात की गई है। ठीक है, तो आर्टिकल ने किसकी बात किया है, डेवलपमेंट जो पैराडाइम है, जो डेवलपमेंट पैराडाइम है वो कितना फ्लॉड है, कितने रेगुलेशन को ब्रेक किए जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आर्टिकल में बात की गई है, बाय पासिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिक्वायरमेंट। तो शुरू करते हैं आर्टिकल का। जो फर्स्ट पॉइंट है कि 2016 में जो चारधाम महामार्ग विकास परियोजना थी, जो कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था 900 किलोमीटर तक का, वो बेसिकली किस लिए था कि डबल लेनिंग करना था रोड को विथ अ पेव शोल्डर। डिज़ाइन ऑफ 12 मीटर वॉज इम्प्लीमेंटेड इन अ गढ़वाल रीजन एंड अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ कुमायूं इन उत्तराखंड। तो चारधाम विकास महामार्ग विकास परियोजना जो है 2016 में शुरू की गई थी। और ये योजना जो है किस लिए लाई गई थी, ताकि जो 4 धाम है, जो छोटे 4 धाम हैं, कौन कौन से छोटे 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन तीनों चारों के एरिया में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 900 किलोमीटर के ये प्रोजेक्ट थे। बेसिकली इन प्रोजेक्ट में जो रोड है उसको वाइड करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाए गए थे, और वाइडनिंग जो करी जा रही थी वो डबल लेनिंग की जा रही थी। और साथ में जो है शोल्डर पेव्ड, मतलब पेव्ड शोल्डर का मतलब है साइड में चलने के लिए अलग से ज़मीन बनाई जा रही थी। ठीक है, अलग से रोड बनाई जा रही थी जो कि 12 मीटर की थी, 6 मीटर इधर और 6 मीटर इधर। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट था। लेकिन इस प्रोजेक्ट में पहला जो सबसे बड़ा इशू आया कि इस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे 53 प्रोजेक्ट में ब्रेक किया गया, और सारे प्रोजेक्ट 100 किलोमीटर लंबे से छोटे हो गए, जिसके कारण एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिक्वायरमेंट को बाईपास कर दिया गया। EIA की जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली किसके लिए है, अगर प्रोजेक्ट 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, मतलब 100 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी रोड बन रही है, तभी EIA की आपको रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी। और EIA हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिटेल रिपोर्ट होती है, प्रॉपरली कई तरीके से स्क्रीनिंग होती है, फाइनली रिपोर्ट आती है, उसके बाद बताया जाता है कि प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो पहला जो सबसे बड़ा इशू था, हमने EIA की जो रिपोर्ट है उसको बाईपास, EIA की जो रिक्वायरमेंट है उसको बाईपास करने के लिए प्रोजेक्ट को छोटे छोटे में डिवाइड कर दिया। किस तरीके से जो रेगुलेशंस हैं उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, यहाँ पर आपको यही दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद बेसिकली ये सब क्यों है, बेसिकली ये इसलिए क्योंकि जो इलेक्शन के एजेंडा हैं और टाइम बाउंड जो है आपको करना है जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उसको कंप्लीट, उसके कारण बहुत सारे जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है उसको बाईपास किए जाने की कोशिश की गई है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब उसकी बात करते हैं, मिसयूज़ ऑफ द टर्म नेशनल सिक्योरिटी टू इम्प्लीमेंट अनसस्टेनेबल प्रोजेक्ट। जो नेशनल सिक्योरिटी टर्म है उसको हम क्या कर रहे हैं, अनसस्टेनेबल प्रोजेक्ट के लिए खूब जो
जो है मिसयूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर बात करें, जो नेक्स्ट पॉइंट है, बाय वाइडनिंग हिल रोड्स टू DLPS अलाइनमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इज ओनली कॉन्ट्राडिक्टिंग इट्स ओन नोटिफिकेशन which says, however, challenges have come to fore in adhering to this standard, that is DLPS, in the context of the national highway and road in hilly mountainous region. These challenges arise on account of destabilization of hill slopes, progressive damaging effect on road alignment and structure. It goes on to recommend the carriageway which shall be intermediate lane configuration, that is of 5.5 width with a 2-lane structure. Basically, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड की रिकमेंडेशन थी, उनकी ये रिकमेंडेशन थी कि DLPS जो है यहाँ पर फिजिबल नहीं है। ऑलरेडी ये रिकमेंडेशन उनकी पहले से ही थी, एक नोटिफिकेशन निकाला गया था। उन्होंने कहा था कि इतने हिली एरिया में DLPS पॉसिबल नहीं है, और उन्होंने क्या दिया था रिकमेंडेशन की जो लेन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 2 लेन रोड बननी चाहिए, और साथ में जो आजू बाजू का एरिया है वहाँ 5.5 मीटर तक का उसका वाइडनिंग होनी चाहिए, 5.5 मीटर की। दैट्स इट, इतना दिया था। और अपने ही जो है नोटिफिकेशन को इन्हें कॉन्ट्रडिक्ट किया। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के कारण हम ये नहीं कर सकते, और हमें नेशनल सिक्योरिटी के कारण DLPS डबल लेन रोड बनानी पड़ रही है। समझ में आया? और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्वेश्चंस नहीं उठाया और कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के कारण आप ये कर सकते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी के आड़ में जो है अनसस्टेनेबल जो प्रोजेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है कि ये जितनी भी रोड है बेसिकली मोबिलाइज़ करने के लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर चाइना की बॉर्डर है, और मेरठ बेसिकली वहाँ पर बेसेस है हमारे, देहरादून वहाँ पर बेस है हमारा, तो ईज़िली मोबिलाइज़ करने में आसानी हो जाएगी। जितना भी हमारी आर्टिलरी है इस एरिया में, अगर डबल लेन रोड बन जाती है तो ये सेकेंड रीज़न दिया गया। थर्ड रीज़न की बात करें तो प्रोजेक्ट हास्टिली सिग्नल ग्रीन बेस्ड ऑन इलेक्शन प्रोमिसेस रेदर देन साइंटिफिक असेसमेंट। तो जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको इलेक्शन में जो प्रॉमिस किया गया है उसके हिसाब से हम हास्टिली जो है क्या कर देते हैं, ग्रीन लाइट दे देते हैं, रेदर देन साइंटिफिक असेसमेंट, है ना। जो मैनिफेस्टो होते हैं जो इलेक्शन में, उसके हिसाब से हम कर देते हैं कि चलो ठीक है हम ये रोड बनवाएंगे वो रोड बनवाएंगे, लेकिन उसका असेसमेंट तो करते नहीं हैं। और उसी प्रॉमिस को फुलफ़िल करने के लिए फिर इस तरीके से गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ता है कि मैनिपुलेशन करना पड़ता है, कई सारे एनवायरनमेंट क्लियरेंस हटाने पड़ते हैं उसको, और फिर इस तरीके से जो है गवर्नमेंट कर रही है। नेक्स्ट अगर बात करें, इसी को जस्टिफाई करने के लिए जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने उन्हें कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑल 4 धाम बढ़ा दी है। मतलब जो रोड है जहाँ पर ऑलरेडी जो है पहले से 9000 पीपल की कैरिंग कैपेसिटी थी, उसको बढ़ा करके पर डे में उसको बढ़ा करके 10, 12, 13 कर दिया गया है, ताकि जो जस्टिफाई किया जा सके क्या, रोड की वाइडनिंग को। लेकिन अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल भी उठाया कि ये सही नहीं है, इतना ज़्यादा व्हीकल का मूवमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करेगा, और जो टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है वो उतना सही नहीं है। जो डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए किया जा रहा है ये बिल्कुल सही नहीं है। हिमालय की वनरेबिलिटी को और जो है बढ़ावा मिलेगा इससे, ठीक है। इसके बाद फिर अभी जो वार्निंग सिग्नल मिल रहे हैं उससे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूके और यूके मीन्स उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश ने रीअसेसमेंट, जो कैरिंग कैपेसिटी है उसका रीअसेसमेंट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई है, लेकिन क्या मतलब इसका रिकमेंडेशन और उसको इम्प्लीमेंट तो इन लोग कर नहीं रहे हैं। जो गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट जो दे रही है उसको भी जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इसके बाद एक और जो लास्ट है कि वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच क्या है, फिजिबल नहीं है एटलीस्ट हिमालय रीजन में, ठीक है। हिमालय रीजन में जैसे EIA का जो रिक्वायरमेंट है वो कितना है, 100 किलोमीटर वाला, ये इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन में इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच इज़ नॉट फिजिबल इन इको फ्रेजाइल रीजन्स। तो जो पार्लियामेंट की कमेटी है उन्होंने रिसेंटली क्या कहा है कि वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए चल रहे हैं वो फिजिबल नहीं है, स्पेशली इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ में, जैसे कि जोशीमठ में, मसूरी में और धनौल्टी में। इस तरीके से अगर आप EIA देने के लिए 100 किलोमीटर का जो क्राइटेरिया है वो इको फ्रेजाइल रीजन में इतना ज़रूरी नहीं है। हर जगह अलग अलग क्राइटेरिया होना चाहिए, स्पेशली हिमालय इकोसिस्टम के लिए तो बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत वनरेबल है और ऑलरेडी जो है नेचुरली इतना ज़्यादा हज़ार्ड आने के वहाँ पर चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि विथ एन इंक्रीज इन व्हीकुलर मूवमेंट्स एंड एपिसोड्स ऑफ फॉरेस्ट फायर एंड ब्लैक कार्बन डिपॉजिट आर राइजिंग ऑन द ग्लेशियर एस्केलेटिंग इट्स मेल्टिंग। तो बेसिकली जैसे जैसे अगर आप रोड बढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ व्हीकुलर मूवमेंट भी बढ़ेगा, और उससे जो है क्या होगी, और लोगों की डेंसिटी भी बढ़ेगी। अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे तो एरिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा और एरिया गर्म होगा, हीटिंग होगी, फॉरेस्ट फायर बढ़ेंगे। फॉरेस्ट फायर के साथ बढ़ने के कारण क्या होगा, ब्लैक कार्बन का डिपॉजिट होगा,
वो बढ़ जाएगा कहाँ पर, हिल एरिया में। और जब ब्लैक कार्बन अपने यहाँ डिपॉजिट बढ़ जाएंगी तो ब्लैक कार्बन में जो अल्बेडो है, अल्बेडो की जो कैपेसिटी है उसको कम कर देता है। मतलब अल्बेडो का मतलब है जितना भी हीट आती है और बर्फ़ में टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है 80%, सिर्फ ट्रांसमिट 20% होती है। लेकिन अगर ब्लैक कार्बन रहेगा तो जो हीट आएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्व हो जाएगी, और फिर ये हीट जो एब्जॉर्ब होगी वो हमारी जो बर्फ़ है उसको और तेज़ी से मेल्ट करेगी, ग्लेशियर्स और तेज़ी से मेल्ट होंगे, उसके कारण जो क्लाइमेट चेंज है वो और तेज़ी से होगा। ब्लैक कार्बन एब्जॉर्ब मोर लाइट एंड एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन दैट इंक्रीजेज द टेम्परेचर, देयरफॉर एन इंक्रीज इन ब्लैक कार्बन इन हिमालय रीजन कंट्रीब्यूट्स टू फास्टर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट है, ऑलमोस्ट कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, वो ये है ग्रीड आउटस्ट्रिपिंग नीड। जो ग्रीड है हमारी, जो हमारा अंदर भरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कैसे किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कैसे किया जाए, वो हमारी जो नीड है, ज़रूरत है, उससे ज़्यादा बड़ा हो गया है। अलॉन्ग विथ मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक एंड रियल इस्टेट लॉबी इज़ डिस्ट्रॉइंग द हिमालय फॉरेस्ट एंड रिवर एंड द लाइव्स ऑफ द लोकल इनहेबिटेड। तो बेसिकली जो ग्रीड है किसके साथ मिलके, मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक और रियल इस्टेट लॉबीज़ जो है हमारे हिमालय का जो इकोसिस्टम है, रिवर है, लाइव्स ऑफ लोकल इनहेबिटेंट्स है, सबको डिस्ट्रॉय कर रही है। इन भागीरथी इको सेंसिटिव जोन द अपग्रेडेशन ऑफ रोड टू एन इंटरमीडिएट रोड विथ दैट विल हैव मिनिमल एनवायरमेंट इम्पैक्ट इज ओनली पॉसिबल एंड सस्टेनेबल रेगुलेशन सॉल्यूशन। तो बेसिकली क्या है सॉल्यूशन? एक तो सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है बेटर रेगुलेशन करना। दूसरा, डिक्लेयर मोस्ट एरिया एज इको सेंसिटिव जोन। अगर आप इको सेंसिटिव जोन को एरिया बना देते हैं, जैसे कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया था, कहाँ पर? भागीरथी इको सेंसिटिव जोन बनाया था यूके में, मतलब उत्तराखंड में। तो वहाँ पर 2012 में इसे घोषित किया गया था अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में। और ये जो स्ट्रेच है वो 100 किलोमीटर से बड़ा है, और इस स्ट्रेच को टच नहीं कर पाई थी चारधाम परियोजना, जो महामार्ग विकास परियोजना है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको क्या लगेगा, एनवायरमेंटल जो क्लियरेंसेस हैं वो पूरे कंप्लीट लगेंगे। इसी कारण से जो है ये जगह जो है अभी तक बची हुई है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को इको सेंसिटिव जोन में ला देते हैं तो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, जो EIA डिटेल्स है वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट ऑफ रेगुलेशन इन लेटर एंड स्पिरिट। आप रेगुलेशन तो बना रहे हैं लेकिन उसका मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, लेटर और स्पिरिट में करने की ज़रूरत है उसे इम्प्लीमेंट। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। लास्ट में जो हमारा कंक्लूजन हो जाएगा, इफ़ रिड्यूसिंग अ फ्यू मीटर ऑफ रोड विथ हेल्प एंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ ओनली प्रिस्टीन स्ट्रेच ऑफ गंगा एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिमालय, देन वी मस्ट सिंसियर एफर्ट्स टू अमेंड द प्लान। अगर हमारी थोड़ी सी रोड की विड्थ कम करने से जो कंजर्वेशन है वो हो जाता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो हो जाता है, और हमारे जो प्रोटेक्शन है हिमालय का वो पॉसिबल हो जाता है, तो हमें करना चाहिए। क्योंकि नो डेवलपमेंट कैन बी सस्टेन इफ इट एंड अप डिस्ट्रॉइंग द मेन लाइफलाइन ऑफ मिलियन ऑफ पीपल एंड फ्यूचर जनरेशन। तो कोई भी डेवलपमेंट सस्टेन नहीं कर सकता अगर वो लाइफलाइन जो है हज़ारों लोगों की, जो मिलियंस ऑफ पीपल वहाँ रह रहे हैं, उनकी लाइफलाइन को डिस्ट्रॉय कर दे, और उनकी फ्यूचर जनरेशन को वो जो है उनके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, तो ये बेसिकली आर्टिकल था। अगर इसको समराइज़ किया जाए तो इसका समराइज़ और कंक्लूजन क्या है, द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरी वन नीड बट नॉट फॉर एवरी वन ग्रीड। ये बेसिकली आप लास्ट में लिख सकते हैं, MK गांधी जी का कोट है, आपके आंसर्स के लिए ये बेस्ट हो जाएगा। लास्ट में प्रीलिम्स के लिए जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। चारधाम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये चारों जो है छोटा चारधाम है, चारधाम नहीं है। चारधाम की बात करेंगे तो चारधाम में सिर्फ बद्रीनाथ है जो कि आता है इन छोटे चारधामों में से। ठीक है, बाकी अगर बात करेंगे चारधाम की, तो चारधाम में कौन कौन से चारधाम होते हैं? फर्स्ट है बद्रीनाथ, द्वारका, द्वारका कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, थर्ड है जगन्नाथ जो कि पुरी में है, और रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है। ये चारधाम ये कहलाते हैं, जो चारधाम यात्रा की हमारे पापा मम्मी बात किया करते हैं, ये मेन चारधाम कहलाते हैं। ये चारों छोटा चारधाम है, और ये प्रोजेक्ट बेसिकली कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला क्या रीज़न है इस छोटे चारधाम प्रोजेक्ट का? कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है टू चारधाम पिलग्रिमेज सेंटर इन द हिमालयज, मेकिंग द जर्नी टू देयर सेंटर सेफर, फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट। तो ये पिलग्रिमेज सेंटर है बेसिकली, जो चारों हैं चारधाम के,
और इनको कनेक्ट किया जा रहा है ताकि जो जर्नी है उसे सेफ़, फास्टर और कन्वीनियंट बनाया जा सके। 900 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, हाईवे प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट कैन एक्ट एज अ स्ट्रेटेजिक फीडर रोड्स विच कनेक्ट द इंडियन चाइना बॉर्डर विद द आर्मी कैम्प इन देहरादून एंड मेरठ बेसिस। तो बेसिकली ये आपके लिए क्या करेगा, एक फीडर रोड का भी काम करेगा जो इंडिया चाइना बॉर्डर में ईजिली कनेक्ट कर रही है किसको, देहरादून और मेरठ के बेसिस को, ताकि मोबिलाइजेशन आसानी से हो जाए। मेन जो क्वेश्चन इसमें आ सकता है वो क्या आ सकता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और ये पेंडिंग भी है बहुत समय से, इसके आने की संभावना है। वेस्ट टू ईस्ट लगाइए यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ को। तो वेस्ट टू ईस्ट में सबसे पहले यमुनोत्री आएगी, उसके बाद गंगोत्री आएगी, फिर केदारनाथ आएगा और फिर बद्रीनाथ आएगा। तो ये हमारा आर्टिकल हो गया ख़त्म। स्टैटिक पोर्शन यहीं तक था। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो द हिंदू में आया है, और प्री के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड अंडर सी टनल इज़ अ नेशनल एसेट। यह आर्टिकल बेसिकली आपका कोस्टल हाईवे बन रहा है केरला में, उसमें बनाने की बात की जा रही है। उसका एक केस प्रेजेंट किया है कि अंडर सी टनल बनाया जा सकता है इस कोस्टल हाईवे में। किस के बीच में, जो फोर्ट कोची एरिया है और वाइपिन आइलैंड है, इन दोनों के बीच में, जहाँ पर नेविगेशन का जो चैनल है वो बहुत डीप है, और उस एरिया में आप वहाँ पर हम बना सकते हैं एक अंडर सी टनल। ठीक है, तो क्या है प्रोजेक्ट, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। तो केरला गवर्नमेंट एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है शुरू कर रही है, किसको कंस्ट्रक्ट करने का, कोस्टल हाईवे को। कहाँ से कहाँ कनेक्ट किया जाएगा, तिरुवनंतपुरम को कसारगोड से कनेक्ट किया जाएगा, जो कि 623 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, और लगभग 6,500 रुपये करोड़ इसकी कॉस्ट बैठेगी। ठीक है, अब मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ कहाँ की बात कर रहे हैं हम। इस लाल वाली जो लाइन की है इसकी बात कर रहे हैं। ये रेड लाइन जो है हमारा क्या होगा, कोस्टल प्रोजेक्ट होगा। ठीक, बेसिकली ये कितना है, 9 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रहा है, और 650 के आसपास किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। 5,000 यहाँ कॉस्ट दी है, लेकिन 6,500 करोड़ अभी बढ़ गई होगी, ये पुरानी इमेज है। तो ये टोटल प्रोजेक्ट जो है कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट है। इसी में एक अंडर सी टनल बनाने की बात की जा रही है। किस एरिया में बात की जा रही है, कोची फोर्ट और वाइपिन आइलैंड के बीच में, है ना। जब कोची फोर्ट पहुँचेंगे तो कोची फोर्ट जो है बेसिकली जो एरिया है वो काफ़ी डेवलप्ड एरिया है, लेकिन जो 27 किलोमीटर का वाइपिन आइलैंड है वो बहुत ही जो है गरीब वाला एरिया है, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और रूरल लैंडस्केप है। तो इस गैप को भरने के लिए बेसिकली हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं किससे, एक अंडर सी टनल से। ठीक है, इसके अलावा 3 अंडर सी टनल की बात की गई है। पहली है इंग्लिश टनल। ठीक है, इंग्लिश टनल जो है, इंग्लिश टनल या फिर जो नेक्स्ट बोल सकते हैं चैनल टनल, ये 1986 में जो है शुरू की गई थी, और किस किस को कनेक्ट करने के लिए बनाई गई है, फ्रांस और इंग्लैंड को। ठीक है, या यूके को ये टनल बनाई गई है जो ब्रिटिश चैनल है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो यूरेशिया टनल है जो कि टर्की में है, जो यूरोप वाला साइड और एशिया वाला साइड है उसको कनेक्ट करती है। इसके अलावा जापान में सेल्कन टनल है जो कि 53 किलोमीटर लॉन्ग है। ये वाली 5.4 है, ये 53 किलोमीटर्स की है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी टनल्स बनाई गई है, और ये वाली जो है 50 किलोमीटर्स की है, जो कौन सी है, इंग्लिश टनल। तो तीनों टनल के बारे में ऐसे पता होना चाहिए कि कहाँ किसको कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है अगर इसकी कॉस्ट देखें अंडर सी टनल बनाने की, तो लगभग 7,000 करोड़ इसकी कॉस्ट बैठेगी। क्या क्या बेनिफिट्स होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो रिड्यूस करेगा क्या, ट्रैफिक कंजेशन को। सबसे पहला पॉइंट तो जो ट्रैफिक कंजेशन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि वो डाइवर्टेड हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा किसको, नेशनल हाईवे नेटवर्क को। जो नेशनल हाईवे नेटवर्क होगा उसके अलावा भी एक अल्टरनेटिव होगा जहाँ से मैन मटेरियल ईजिली जा पा रहा हो। आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं मैन और मटेरियल को, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रूट होगा। उसके कारण क्या क्या बचेगा, टाइम बचेगा, फ्यूल बचेगा, एनर्जी बचेगी। तो ये बेनिफिट्स रहेंगे। उसके बाद ये प्रोजेक्ट हाई इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, तो ईजिली आपको इन्वेस्टमेंट जो है मिल जाएगा और लोगों को भी बेनिफिट होगा। उसके साथ साथ जब भी अंडर सी टनल बनेगी तो वो टूरिस्टर्स के लिए बड़ा अट्रैक्शन का काम करेगा, और इंस्टेंटली आप रेवेन्यू भी कमा सकते हैं उससे। उसके बाद एनहांस टोल चार्जेस, अगर आप चार्जेस बढ़ा देते हैं, क्योंकि अंडर सी टनल आपको बहुत ज़्यादा, है ना, एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा, तो आप चार्जेस बढ़ा सकते हैं, तो आप रेवेन्यू भी आपको तेज़ी से मिल जाएगा। इजी इवैक्यूएशन इन द केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी, अगर नेचुरल कैलामिटी होती है तो ईजिली इवैक्यूएट कर सकते हैं आप इसी कोस्टल हाईवे के थ्रू। जितने लोगों को हैं बाहर निकाला जा सकता है, ईजिली मोबिलाइजेशन किया जा सकता है। तो ये बहुत सिंपल से बेनिफिट्स हैं। तो इस आर्टिकल में यही बात की गई है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और गवर्नमेंट को जो है ये प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है और बहुत तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो
अंडर सी टनल है वो नेशनल एसेट की तरह है हमारे लिए। अभी तक के एक भी जो है अपने इंडिया में टनल नहीं बनी है अंडर सी, और अगर ये बन जाती है तो फर्स्ट टनल होगी जो कि डीप शिपिंग चैनल में होगी इंडिया में। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा में एक जो है अंडर वाटर रेल कम रोड टनल बनाने का ऑलरेडी अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने, सैंक्शन कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7,000 करोड़ प्रोजेक्ट का, लेकिन ये अंडर सी टनल अभी तक नहीं बनाई गई है और ये प्रोजेक्ट जो है बहुत नेशनल एसेट हो सकता है। दैट्स इट, ये हमारा सेकेंड आर्टिकल था। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है द स्टेट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है, एक्सप्लेनर में दिया हुआ है और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एटलीस्ट मेंस के पर्सपेक्टिव से। कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है प्री के लिए वो भी बात करेंगे। ये आर्टिकल इसलिए आया है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज़ को दिए जाने वाली कई सारी स्कॉलरशिप है या तो उसे कम कर दिया है या फिर उसे डिसकंटिन्यू कर दिया है, उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। तो बेसिकली जब माइनॉरिटी की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन याद आना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 और 30 याद आना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 में हमें क्या दिया हुआ है, गारंटी दी हुई है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, तो माइनॉरिटी के जो इंटरेस्ट हैं उसके प्रोटेक्शन के बारे में आर्टिकल 29 और 30 में बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ दो माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज़ किया है, फर्स्ट है रिलीजियस माइनॉरिटी और सेकंड है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। इसके अलावा किसी और माइनॉरिटी को हमने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके अलावा अब जो माइनॉरिटी है वो स्टेट वाइज भी डिक्लेयर की जा सकती है, बेसिकली स्टेट वाइज ही माइनॉरिटी डिक्लेयर करते हैं। अगर आप नेशनल लेवल पे देखें तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के सेक्शन 2C के अनुसार टोटल 6 ऐसी माइनॉरिटी हैं रिलीजियस जिसे नोटिफाई किया गया है। टोटल माइनॉरिटी की अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो 30 करोड़ पॉपुलेशन है, मतलब 20% क्या है माइनॉरिटी हैं और 80% क्या है हिंदू हैं। इस 20% माइनॉरिटी में भी जो मुस्लिम हैं वो लगभग 15% के आसपास है, मतलब मुस्लिम्स माइनॉरिटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले बहुत रिलीजियस माइनॉरिटी है, लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी है। लेकिन काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस कर रही है पर्टिकुलरली मुस्लिम के बारे में अगर बात करें तो, जैसे कि उनका जो पार्टिसिपेशन है सैलरी जॉब में वो काफ़ी कम है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वो काय में काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में, जहाँ पर वीक वेजेस है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है और वर्किंग कंडीशन बहुत पुअर है। तो ये सब सारे क्या हैं मुस्लिम्स के बेसिकली पुअर कंडीशंस हैं, जिसके कारण जो है 2006 में क्या किया गया था, सच्चर कमेटी बनाई गई थी यूपीए के द्वारा। 2006 में सच्चर कमेटी बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में माना कि मुस्लिम जो हैं वो SC ST से तो ऊपर हैं, मतलब इनकी हालत SC ST से बेहतर है सारे पैरामीटर्स में, लेकिन अगर आप OBC की बात करें, जो हिंदू OBC हैं उनसे बिलो आते हैं और बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं और हिंदू मेजॉरिटी जो कि अपर कास्ट है उनसे तो सारे इंडिकेटर्स में पीछे ही हैं। उसी के साथ साथ 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी बनाया गया था पहली बार, जो कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन थी। तो 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी बनाया गया। अब कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसमें या तो बजट कम हुआ है और किसी किसी स्कीम में ज़्यादा भी हुआ है, उन सारी स्कीम्स की बात करेंगे। तो सबसे पहली स्कीम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर इम्प्लीमेंट करती है। पहले 1 से 10वीं क्लास तक के जो है क्या था, 1,000 से 10,000 तक की स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती थी जो सिलेक्ट होते थे। अब 1 से 8वीं तक के इसे डिसकंटिन्यू कर दिया है, सिर्फ 9वीं और 10वीं के बच्चों को ये दी जा रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप थी, सिर्फ यही एक स्कॉलरशिप है जिसमें इस साल जो है क्या हुआ है, बजट एलोकेशन बढ़ा है। ये एक्सेप्शन है पोस्ट मैट्रिक, जो कि 11वीं से PhD तक के बच्चों के लिए थी जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं, ताकि वो हायर एजुकेशन एक्सेस कर सकें। इसके अलावा जो थर्ड स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप। बेसिकली जो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम है वो किसके लिए है, अगर आप PhD रिसर्च परस्यू कर रहे हैं या MPhil कर रहे हैं तो 5 साल तक के आपको SRF और JRF 2 साल तक मिलता है जो 31,000 रुपये होता है, और SRF बचे हुए 3 साल मिलता है जो 35,000 मिलता है। ठीक है, इसे गवर्नमेंट ने क्या कर दी है, कैंसिल कर दी है। ये UGC के द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में ही दिया जाता है, बाकी जगह नहीं दिया जाता। चौथी स्कीम जो पढ़ो प्रदेश है, जो कि ओवरसीज़ में पढ़ने के लिए आपको एजुकेशन लोन में सब्सिडी देती है, इसको सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अगली स्कीम जो बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम थी, जो कि मेरिटोरियस गर्ल्स के लिए थी जो कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन परस्यू करना चाहती हैं, उनके लिए ये स्कीम हुआ करती थी। इस बार इसमें कुछ भी एलोकेशन नहीं किया गया है। नया सवेरा की बात करें तो इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ये
बेसिकली माइनॉरिटी के लिए कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए थी। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनको ज़रूरत पड़ेगी ताकि टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको एंट्री मिल सके। जो गरीब बच्चे हैं माइनॉरिटी के, उनके लिए बेसिकली कोचिंग सुविधा, फ्री कोचिंग सुविधा प्रोवाइड की जाती थी नया सवेरा से। लेकिन सरकार ने इसको बंद कर दिया है, कहा है कि एनईपी में कोचिंग प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं किया जाता। लेकिन अभी तक के बाकी जो SC ST स्कीम्स हैं अभी तक उसमें जो है ऐसा नहीं किया गया है, उसे डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये सब सारी स्कीम्स हो गई। उसके बाद अगर हम जानें कि क्या ज़रूरत है, इस नेसेसरी क्यों है ये एजुकेशनल एड, तो 2018 की नीति आयोग की जो है रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट, जो स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट था हमारा 2018 का, उसने कहा था कि जो अफर्मेटिव एक्शन है वो बहुत ज़रूरी है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। जो रिलीजियस माइनॉरिटी है जिसमें पर्टिकुलरली मुस्लिम्स हैं, हु कंटिन्यू टू लैग बिहाइंड द रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन इन सेवरल एरियाज़। तो जो अफर्मेटिव एक्शन मतलब पॉजिटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन का एग्जांपल क्या है, जैसे रिजर्वेशन। ठीक है, सिर्फ रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, सारे अफर्मेटिव एक्शन जो भी हम पॉजिटिव एक्शन ले रहे हैं वो बेसिकली अपीसमेंट नहीं कहलाता है, वो जो है नीड है। किसकी नीड है? मुस्लिम्स की नीड है, ताकि उन लोगों को बहुत सारे सेक्टर्स में, जहाँ बहुत सारे डायमेंशंस में, बहुत सारे इंडिकेटर्स में जहाँ वो पीछे, उन्हें आगे लेके आया जा सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात की, द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन द कंट्री बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी। अगर ड्रॉप आउट रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स में है 4.5%, उसके बाद हिंदूज़ में है, फिर क्रिश्चियन में, और उसके बाद बाकी में है, अगर सर्व शिक्षा अभियान का डेटा का कोट किया जा सके। अब ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 की बात की जाए तो ओवरऑल एनरोलमेंट टोटल 7.5% बढ़ा था इस साल, लेकिन मुस्लिम्स में एनरोलमेंट 5% गिर गया था। लगभग 21 लाख था 2019-20 में और 4.6 हो गया था 2020-21 में। टोटल अगर बात करें 4.5 करोड़ लोग या 4 करोड़ लोगों में जो कि स्टूडेंट कॉलेज जाते हैं, उसमें 20 लाख से भी कम बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में। कौन है? मुस्लिम। तो बेसिकली मुस्लिम को डेवलप करने के लिए उनको एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उनके डी रेडिकलाइजेशन, जो नया इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं उसमें भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ सिर्फ मुस्लिम को ही नहीं, लिबरल एजुकेशन की ज़रूरत बाकी कम्युनिटी को भी है, क्योंकि एक दूसरे के लिए हेट्रेड जो कम्युनिटी में अभी बढ़ रही है, जो आप टॉक्सिसिटी देख सकते हैं, आप ट्विटर में देख सकते हैं, जो एनोनिमिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और इसी के कारण जो हमारा सोशल कैपिटल है वो बहुत जो है पुअर हो चुका है। सोशल कैपिटल का मतलब होता है ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटी, और अगर कोई भी कंट्री में सोशल कैपिटल अच्छा नहीं होगा तो वो कंट्री कभी डेवलप नहीं हो सकती। इसलिए देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि सारी कम्युनिटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए सारी कम्युनिटी जो है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई छोटी कास्ट हो या बड़ी कास्ट हो या कोई भी हो, हर किसी को लेके साथ में चलना है। बिकॉज पॉवर्टी एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू एवरीवेयर। ठीक है, इस तरह के ऐसे आपको आते हैं। अगर पॉवर्टी कहीं पर भी है तो सारी जगह थ्रेट होगा पॉवर्टी का, हर जगह पे। ठीक है, इसके अलावा नीति आयोग ने सजेस्ट किया था कि जो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम स्कॉलरशिप है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। लगभग 15% इसमें एनुअल इंक्रीज़ की ज़रूरत है 2019-20 से। ये हमारा क्या था आर्टिकल। डेंगू वैक्सीन अंडर डेवलपमेंट इन इंडिया अ स्टेटस रिपोर्ट, ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है और प्री के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। डेंगू वैक्सीन जो है इस वक्त किस स्टेज में है, जो डेवलप हो रही हैं, उसके बारे में स्टेटस रिपोर्ट दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। पहला रीज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डेंगू वैक्सीन बनाने का है, वो एक तो अपने पास कोई मेडिसिन नहीं है जो एंटीवायरल हो, जो डायरेक्टली ट्रीट कर सके, है ना। हम सिम्टम्स के हिसाब से जो है मेडिसिन देते हैं। अगर बुखार आया तो बुखार की दवाई दे दी, तो उस तरीके से हेडेक हुआ तो हेडेक की दवाई दे दी, लेकिन कोई ऐसी अपने को डायरेक्टली ट्रीटेबल मेडिसिन नहीं है, इसलिए हमें वैक्सीन्स की ज़रूरत है। दूसरा, जो एक्सपांशन हो रहा है इसका जोग्राफ़ी, पूरे इंडिया में देखा जाए तो 2001 में सिर्फ 8 स्टेट और यूटी थे जहाँ पर डेंगू फैला हुआ था। अभी 2023 में पूरे स्टेट, इवन लद्दाख जैसी टेरिटरी जो कि ठंडी है, वहाँ पर भी 2 केसेस आए हैं डेंगू के, है ना। ठंडी जगह पे जो ट्रॉपिकल डिसीज़ है वो होने के चांसेस कम रहते हैं। इनको क्या चाहिए? 3 मेन चीज़ चाहिए, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और टेम्परेचर। तो इवन लद्दाख में भी ये फैल गया है। तो इसलिए जोग्राफ़ी भी जो सेकंड सबसे बड़ा रीज़न है वैक्सीन्स बनाने का, वो जोग्राफ़ी है। क्योंकि जोग्राफ़ी अगर होगी तो वायबिलिटी भी बढ़ जाती है वैक्सीन्स की, है ना। क्योंकि R&D करते हैं करोड़ों लाखों
करोड़ों रुपए खर्चा होता है। और अगर वायबल तभी होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बीमारी हो रही हो, तभी उनको, जैसे कोविड वाली तुरंत तुरंत बना दी क्योंकि बहुत पैसा प्रॉफिट था, है ना। प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है, अदरवाइज स्टेट को जो है वैक्सीन डेवलपमेंट का काम करना पड़ता है। उसके अलावा जो यूएस वगैरह है, जितनी भी ट्रॉपिकल डिसीज़ हैं यहाँ पर ही सारे ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट होता है, लेकिन ट्रॉपिकल डिसीज़ वेस्ट में होती नहीं क्योंकि वहाँ पर तो टेम्परेट वाला रीजन है, इसलिए कई सारी डिसीज़ की वैक्सीन्स नहीं बनी हैं, जिसे हम नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ भी बोलते हैं। आपने ये वर्ड सुना होगा एनटीडी, ठीक है, जो WHO हमेशा कहते रहता है। तो एनटीडी क्या है? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसे नेग्लेक्ट किया जाता है, इसके बारे में ना सोचा जाता है ना दवाइयों के बारे में, क्योंकि ये वेस्ट वालों को हो नहीं रहा है, इसलिए इंडिया जैसी कंट्रीज़ को खुद ही इनके ऊपर जो है रिसर्च और डेवलप करके काम करना पड़ता है। उसके बाद अगर बात करें डेंगू की, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो प्री का एस्पेक्ट है। डेंगू का ट्रांसमिशन 3 फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है, जो ज्योग्राफी है स्प्रेड की, वो है रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी हाई होना चाहिए, रेनफॉल भी होना चाहिए और टेम्परेचर भी सही सही होना चाहिए। जैसे इस वक्त दिल्ली का है, बहुत ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल भी हुई थी थोड़ी बहुत, और अब टेम्परेचर भी बढ़ गया है। इस समय बहुत खतरनाक ब्रीडिंग सीज़न है, जो मॉस्किटो है जो फैलाता है, ट्रांसमिट करता है। हमेशा जो अच्छा पानी रखते हैं आप, है ना, अच्छा जो पानी जमा रहता है स्वच्छ पानी, उसमें ही डेंगू के मच्छर पनपते हैं और सिर्फ सुबह काटते हैं। इसलिए जो है आप लोगों को बाल्टी में पानी कहीं रखा हुआ है तो उसको बाहर फेंकने की ज़रूरत है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिसीज़ है। किससे कॉज हुई थी? डेंगू वायरस से। और जीनस क्या है उसका? फ्लेवी वायरस। बेसिकली ट्रांसमिट कौन करता है? एगिस एगिप्टी, ठीक है। एडिस एगिप्टी जो मॉस्किटो है, जो कि फीमेल मॉस्किटो है, वो ट्रांसमिशन करती है एक से दूसरी जगह पर, ठीक है। और कॉज कौन करता है? डेंगू वायरस, जिसका जीनस क्या है? फ्लेवी वायरस। ये मॉस्किटो बेसिकली और कहाँ कहाँ, दिस मॉस्किटो ऑल्सो ट्रांसमिट चिकनगुनिया, जीका वायरस और येलो फीवर इन्फेक्शन। तो ये मॉस्किटो और भी जगह ट्रांसमिशन करता है, जैसे कि चिकनगुनिया, जीका वायरस और येलो फीवर। 4 सीरो टाइप हैं डेंगू में, डेंगू 1 से डेंगू 2, डेंगू DEN1, DEN2, DEN3, DEN4, ठीक है। उसके बाद सीरो टाइप क्या होता है? जो भी हमारा बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो हल्का सा चेंज हो जाता है ना। जो एनवलप स्ट्रक्चर होता है, आपको पता होगा प्रोटीन वगैरह में जो भी हमारा वायरस होता है, बाहर का स्ट्रक्चर अगर हल्का सा चेंज हो जाता है, बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, तो उसको बोलते हैं सीरो टाइप। और अगर जीन्स बदल जाता है तो उसको बोलते हैं जीनो टाइप। समझ में आया? तो 4 सीरो टाइप हैं, उनके लिए बनाई जा रही है, और नो स्पेसिफिक मेडिसिन टू ट्रीट डेंगू, इसलिए बनाई जा रही है। अब बात करेंगे कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है बेसिकली 3 से 4 वैक्सीन बन रही है, यूएस में बन रही है, इंडिया में भी बन रही है, और सब वैक्सीन जो है ह्यूमन ट्रायल तक पहुंच गई है। 3rd स्टेज प्रोसेस शुरू हो गया है लगभग सारी में। जो वैक्सीन बन रही है वो किसके ऊपर बन रही है? जो वैक्सीन बन रही है वो वीकन कर दिया है, एट्यूनेटेड कर दिया है। अब वो बॉडी में दिया जाएगा और बॉडी जो है उसी वायरस के अकॉर्डिंग, जो कि हार्मफुल नहीं है, और एंटीबॉडी बना लेगी। तो अगले बार जब भी वो वायरस आएगा मेन वर्जन में, है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग पावरफुल, तो हमारे पास पहले से एंटीबॉडी होगी और वो उससे लड़ने के लिए काफ़ी होगी। इस तरीके से वैक्सीन काम करेगी जो यहाँ पर बनाई जा रही है। पूरी वैक्सीन वीकन जो वर्जन है वायरस का, उसको ही इंजेक्ट करके बनाया जाएगा। समझ में आया? एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है डेंगू वैक्सीन में एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। ये टर्म के कारण ही ये पूरा आर्टिकल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सिर्फ डेंगू वैक्सीन बनाने में दिखाई दिया है। इसमें क्या होता है कि अगर पर्सन की लो लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ हो किसी एक सीरोटाइप की अगेंस्ट, है ना, अगर किसी एक सीरोटाइप के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो बहुत कम हो जाए, तो अगर दूसरा सीरोटाइप वाला आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बहुत सीवियर सिम्टम जो है दिखाने लगता है। और जो डेंगू नॉर्मल पर्सन को अगर होता बिना वैक्सीन के तो इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन अगर एंटीबॉडी कम हो जाए तो फिर उस केस में जो दूसरा सीरोटाइप आएगा वो बहुत सीवियर सिम्टम दिखाने लगेगा और उससे इंसान की मौत भी हो सकती है। ये जो है कब हुआ? जब वैक्सीन बना दी गई, फर्स्ट डेंगू वैक्सीन अप्रूव हो गई, जब फिलीपींस में इसे क्या किया, रोल आउट किया गया, तब वहाँ फाउंड किया गया कि ये जो रिस्क है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जा रही है अपनी जो वैक्सीन है उसको लेने के बाद। इसको क्या कहा गया है? ADE। तो ये जो टर्म है बेसिकली
क्या है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट इन अ न्यूज़ करेंटली, ये सवाल आपको प्री में पूछा जा सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको इसी के कारण बता रहा था। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसी को डील कर लिया गया है। जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डील करने के लिए जो स्पेसिफिक पार्ट है एनवेलप प्रोटीन का जो ये कॉज नहीं करता है उसको फाइंड कर लिया है और उसी को यूज़ किया जा रहा है। समझ में आया क्या? हमारा एडी था ये, यही मेन पार्ट था आर्टिकल का। दैट्स इट।